हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल 24/7 सीए ज़ोन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एंट्रेंस की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। तो हम जितनी भी क्लासेस हैं वो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए यूट्यूब पे भी, और प्लस पेड बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है वो फटाफट कर लें। बाकी आज का सेशन जो है वो आप कॉमर्स का है, जो बेसिकली जितने भी बच्चे बीकॉम, बीबीए, एमकॉम या एमबीए किसी की चीज़ की भी तैयारी कर रहे हों, किसी भी कोर्स से रिलेटेड तैयारी कर रहे हों, उनके लिए क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। ये हमारी फैकल्टी है जैसे कि आप सब जानते हो। बाकी ये हमारे क्लासेस हैं जो कि यूट्यूब पे, और जो पेड बैचेस हैं उसमें जो टाइमिंग्स दे रखी हैं कि कब कब कौन सी क्लासेस होंगी। तो यहाँ पे हमारी पूरी क्लासेस की सीरीज़ दे रखी है कि कब कब कौन सी क्लासेस होंगी, टाइमिंग्स प्रॉपर दे रखी हैं। मंडे टू संडे तक हमारी पूरी क्लासेस चलती हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है कि जितनी भी क्लासेस हैं वो यहाँ से टाइमिंग्स वगैरह, और जो क्लासेस कब कब कौन सी होंगी, जो आप जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपना तैयारी कर रहे हो, इधर वो साइंस वाले हों, कॉमर्स वाले हों, या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कोर्स के बच्चे हों, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे कोर्सेज़ एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 आपको सभी को क्रैक करना है। तो उसके लिए आप लोग हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एट 229 रुपीज़। और इसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, A to Z। आपको हर एक सॉल्यूशन और हर एक क्वेश्चन जो है कराया जाएगा। तो जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वेल एंड गुड। और आप अपने कोर्समेट और अपने बैचमेट से भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। उन्हें एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें उन्हें पूरी A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए हर एक चीज़ जो है प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे आपके एंड पे। तो और ये ई बुक सिलेक्शन भी आप देख सकते हैं। इसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, वीडियो सॉल्यूशन, मॉडल प्रैक्टिस पेपर, सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं। तो जिन बच्चों को ई बुक लेना है वो भी बाय कर सकते हैं एट 99 ओनली। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। इतना कुछ बहुत ज़्यादा आप लोग नॉर्मली जितना भी ये प्राइजेज़ हैं उसमें आप लोग मुझे तो नहीं लगता कि इतना सस्ता कुछ मिलेगा आपको। तो बेटर है कि आप फटाफट जाके बाय कर लो। बैचेस भी आप बाय कर सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यूज़ टू द सेटिस्फाइज नीड ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। अब ये जो है आपका स्टेटमेंट एक दे रखा है, एक डेफिनेशन दे रखी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। और हम सारे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बेसिकली आपको ये बताना है कि ये किसने दिया है, किस ऑथर ने ये डेफिनेशन दी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। ए पीटर एफ ड्रकर ने, बी फयोल ने, सी कॉटलर ने, फिलिप कॉटलर ने, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली लाभ पर लक्ष्य बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मूल्य की खोज, निर्माण और वितरण का विज्ञान है और कला है। तो यह किसके द्वारा दिया गया है? इज़ गिवन बाय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी फिलिप कॉटलर ने ये डेफिनेशन दी है। तो फिलिप कॉटलर इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी फिलिप कॉटलर इज़ द राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर। और ये जो फिलिप कॉटलर है, इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहा गया है। तो बेसिकली इन्होंने ये डेफिनेशन दी है मार्केटिंग के टर्म्स में। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी इन्हें कहा गया है। सो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन लार्जर मोर ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इन द सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, क्या ये सही है, ट्रू है, बी फॉल्स है, सी कांट से कुछ नहीं कह सकते, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है, गैर लाभकारी संगठन सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण या आर्थिक स्पेक्ट्रम के बड़े अधिक संगठित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
क्या ये सही बोला गया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्या ये सही है, गलत है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो ट्रू इज़ द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन दी गई है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हैं वो किस पे फोकस करती है? मोर ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ इन द सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम में। यानी जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं वह किस पे ज़्यादातर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? राजनीतिक, पर्यावरण या आर्थिक स्पेक्ट्रम के बड़े अधिक संगठन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो ट्रू इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया गया होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि क्या ये सही है कि नहीं या ये गलत है। वो बेसिकली आपको चेक करना चाहते हैं कि प्रॉपर्ली आपको स्टेटमेंट कुछ भी दे रखा है उसकी प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत देखने को मिले हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है द मेन पर्पस ऑफ डैश इज़ टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। यानी क्या एक मुख्य उद्देश्य प्रबंधक के कार्य के भार को कम करता है? ए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकारों का विकेंद्रीकरण। बी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी औपचारिक संगठन। सी, डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। या फिर डी, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी संभागीय संगठन। तो इसमें मेन पर्पस क्या हो जाएगा? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। तो उसका सही उत्तर क्या होगा आपके? तो ए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकारों का विकेंद्रीकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इज़ मैनेजमेंट अ डायनेमिक फंक्शन एज इट अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सही है, ये डेफिनेशन सही है? ट्रू, फॉल्स, गलत है। सी, कांट से एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं कह सकते। या फिर डी, पार्शली ट्रू है यानी कुछ हद तक सही है। तो क्या प्रबंधन एक गतिशील कार्य है क्योंकि यह बदलते परिवेश के अनुसार खुद को ढालता है? तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ये बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन बिकॉज इट अडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है। तो ए, ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 1। यानी प्रबंधन के विभिन्न प्रबंधकीय स्तर कितने होते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? हाउ मैनी डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 होते हैं एज यू ऑल नो। तो 3 कौन कौन से होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल जिसे हम बॉटम लेवल भी कहते हैं, और सी, लोअर लेवल। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देयर आर 3 डिफरेंट मैनेजरियल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी प्रबंधन के विभिन्न प्रबंधकीय स्तर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण के महत्व को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है।
ए इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन में सुधार, बी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, सी बोथ ए एंड बी यानी दोनों ही, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो विच ऑफ दीज बेस्ट इंडिकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सो सी बोथ ए एंड बी बेस्ट इंडिकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी दोनों ही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये दोनों ही व्यावसायिक वातावरण के महत्व को सर्वोत्तम रूप से दिखाते हैं। तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस पे पूछा गया है सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ अ प्रोसेस ऑफ ए कंट्रोलिंग, बी प्लानिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग या डी नन ऑफ दीज। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव ये किसका प्रोसेस है? कंट्रोलिंग का है, प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके प्रोसेस के अंदर आता है? किसका प्रोसेस होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव? तो उद्देश्य निर्धारण किसकी प्रतिक्रिया के अंदर आता है? प्लानिंग के, कंट्रोलिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स प्लानिंग। तो बी इज़ द राइट आंसर, प्लानिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्लानिंग के प्रोसेस का। उसके बाद होता है इसमें डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसके बाद इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, आफ्टर दैट सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और फिर फॉलो अप एक्शन। तो टोटल 7 आपके इसमें प्लानिंग प्रोसेस होते हैं। तो सारे ही मेक श्योर आप सभी को याद हो, बिकॉज इसमें कोई भी एक दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसके अंडर आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल 7। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने प्रोसेस होते हैं प्लानिंग के, तो आपको अच्छे से याद हो कि 7 होते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो आगे पूछा गया है टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड इज़ ऑलवेज डैश टू असेट साइड। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं ए इक्वल टू असेट साइड, बी मोर देन द असेट साइड, या फिर सी लेस देन द असेट साइड, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसमें टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड इज़ ऑलवेज, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू द असेट साइड, यानी टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड इज़ ऑलवेज टू इक्वल टू द असेट साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच इज़ नोन एज बॉन्ड, यानी किसी कंपनी की पूंजी को इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिसे हम बॉन्ड के रूप में जानते हैं। ए ट्रू है ये स्टेटमेंट, बी फॉल्स है, या फिर सी कांट से एनीथिंग, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो क्या ये सही है? कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच इज़ नोन एज बॉन्ड। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? यह गलत है, इट इज़ फॉल्स, ये गलत है। तो ये गलत है बिकॉज इसका सही आंसर हो जाएगा शेयर्स। कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज़ नोन एज शेयर्स। तो यह शेयर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है बॉन्ड गलत दे रखा है, तो बॉन्ड आपका गलत आंसर हो जाएगा। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज़ नोन एज शेयर्स। तो शेयर्स कहा जाता है, ईच यूनिट इज़ नोन एज शेयर्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया है। तो फॉल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरेस्ट अकर्ड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स कम अंडर द हेड ऑफ ए नॉन करेंट लायबिलिटीज़, बी अदर करेंट लायबिलिटीज़, सी करेंट असेट्स, या फिर डी शेयर होल्डर्स फंड। तो इंटरेस्ट अकर्ड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स किसके अंडर आता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी अदर करेंट लायबिलिटीज़। तो किसके अंडर आता है ये? अदर करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नगद और नगद समकक्षक के घटक हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ए बैलेंस विथ बैंक यानी बैंक के साथ संतुलन। बी चेक एवं ड्राफ्ट ऑन हैंड्स यानी चेक ड्राफ्ट। सी कैश इन हैंड यानी सी कैश इन हैंड, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे ही जो है कंपोनेंट्स होंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट के। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे ही कंपोनेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर आते हैं। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, यानी ये सारे ही आपके नगद और नगद समकक्षक के घटक हैं, यानी कंपोनेंट्स हैं सभी। ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, यानी जो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट होते हैं उसे कंपनी की बैलेंस शीट में अकल्पक उधार के रूप में माना जाता है, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर माना जाता है। क्या ये सही है? ट्रू है, इट इज़ ट्रू। बी फॉल्स है, गलत है। सी पार्शली ट्रू है, या फिर डी कांट से एनीथिंग, यानी कुछ नहीं कह सकते। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आते हैं इन द बैलेंस शीट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? येस, इट इज़ ट्रू। तो यह बिल्कुल सही है, आते हैं। तो ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज़ कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, यानी जो देश का संविधान होता है वो सामाजिक परिवेश का एक तत्व माना गया है, यानी क्या एलिमेंट है सोशल एनवायरनमेंट का? क्या ये एलिमेंट है सोशल एनवायरनमेंट का? ए ट्रू, बी फॉल्स, सी कांट से, या फिर डी पार्शली ट्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द एलिमेंट एज एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो ये गलत है, ये सोशल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज़ नॉट कंसिडर्ड, यानी ये सामाजिक परिवेश का एक तत्व नहीं माना जाता है। तो यह फॉल्स हो जाएगा, यह गलत होगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। और मेक श्योर आप सारे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स याद कर लो प्रॉपर, और हम आपको जितनी भी क्लासेस होंगी उन सब में आपको ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिससे आपका एक प्रॉपर रिवीजन होता रहे और आपको भी प्रॉपर तैयारी होती रहेगी। तो मेक श्योर आप सारे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स अच्छे से याद कर लो, और बाकी हम ऐसे सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपका एक प्रॉपर जो है अच्छे से प्रिपरेशंस जो है वो होती रहे, आपकी तैयारी जो है वो बेस्ट हम करवा के रहेंगे। तो आगे को बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म सेज रिफर्स टू, यानी SEZ रिफर्स टू ए शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक जोन, बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी शॉर्ट एनवायरनमेंट जोन, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो SEZ का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? द टर्म SEZ रिफर्स टू, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बी सेज यानी SEZ रिफर्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वेल्थ ऑफ द नेशन इज़ रिटन बाय, यानी ये वेल्थ ऑफ नेशन है, ये बुक किसने लिखी है? ए कार्ल मार्क्स ने, बी पीटर एफ ड्रकर ने, या फिर सी एडम स्मिथ ने, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने लिखी है ये बुक द वेल्थ ऑफ नेशन? तो द वेल्थ ऑफ नेशन ये किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। तो सी एडम स्मिथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। द वेल्थ ऑफ द नेशन यह एडम स्मिथ के द्वारा जो है लिखा गया है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन तक भी आप ये क्लास जो है पहुंचा सकते हैं, जो कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपका जो भी एम हो आप वो अचीव करें। तो जितने भी बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हो ई बुक है ये, यहाँ पे आप जो है बाय कर सकते हो। सभी चीज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो दिए गए नंबरों पे, और हम सभी जगह अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। और ये आपका कॉम्बो ई बुक और लाइव बैचेस का दोनों कॉम्बो है जो आपको 260 में है, मिल रहा है, जो आप बाय कर सकते हो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए। आप हमारा नंदी अस्त्र बैच भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशंस। और जल्दी आप लोग एनरोल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, बहुत कम सीट्स हैं। तो मेक श्योर आप सभी लोग जो है इन सब में एनरोल करिए। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से बैच ज्वाइन कर लें। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। तो बेटर है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी हमारे साथ करें। और इस बार का जो है 2023 का जो एंट्रेंस है वो सब बच्चे जो है अच्छी रैंक से क्रैक करें। हमारा जो है यही मेन ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं उन तक भी आप ये बातें ज़रूर, ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो हैं वो जुड़ सकें हमारे बैच में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ सकें। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।